Hi guys, welcome to ICSE 10. So this is Adrika and in this video I'm going to discuss with you some most important questions of your first chapter of geography, that is the climate of India. So without any further ado, let's start. So our first question says that which of the following area receives rain from northeast monsoon? सो देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा एरिया ऐसा है जो जिससे रेन मिलती है नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड से। तो ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तुम्हारा है कोंकण कोस्ट। देखो पहले तुम्हारा ऑप्शन है कोंकण कोस्ट, सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा मालाबार कोस्ट, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा गंगा बेसिन एंड फोर्थ ऑप्शन है तुम्हारा कोरोमांडल कोस्ट। तो तुम्हें पता होगा कि जो कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट तुम्हारा वेस्ट कोस्ट पर आता है और मालाबार कोस्ट तुम्हारा वेस्ट कोस्ट पर आता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट, और गंगा बेसिन भी नहीं होगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है कोरोमांडल कोस्ट। ठीक है, तो कोरोमांडल कोस्ट इसका करेक्ट आंसर है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया एक्सपीरियंसेस। तो इंडिया का क्लाइमेट कौन सा है? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट? नहीं, ये इसका रॉन्ग आंसर है। इक्वेबल क्लाइमेट? नहीं, ये भी इसका रॉन्ग आंसर है। ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट? हाँ, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसे टिक मार्क करो, ये सही आंसर है एंड ये लास्ट वाला टूंडर रॉन्ग है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच इज़ द फर्स्ट टू रिसीव मानसून इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले मानसून कहाँ पर आता है? तो इसका आंसर हमको पता है कि तुम्हारी बुक में मेंशन है कि केरला जो है, केरला ऐसा फर्स्ट स्टेट है इंडिया में जो जहाँ सबसे पहले मानसून आता है। और वो कौन से मंथ में आता है? फर्स्ट वीक ऑफ जून। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आता है और सबसे पहले केरला में आता है। तो उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, केरला। तमिलनाडु नहीं है, चेन्नई रॉन्ग है, मुंबई भी इनकरेक्ट है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये तुम्हारा ये वाला थर्ड क्वेश्चन था। अब हमने फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। दीज लोकल विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्स। तो पहले तुम इसका खुद आंसर देखो, वीडियो को पॉज करो और खुद से आंसर अपना देने की कोशिश करो और देन उसका सोल्यूशन देखो। तो क्वेश्चन तुम्हारा है दीज लोकल विंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नॉर्थ वेस्टर्स। नॉर्थ वेस्टर्स हम कौन सी लोकल विंड्स को कहते हैं? तो अगर तुमने चैप्टर अपना पढ़ा होगा तो तुम्हें उसमें लाइन लिखी है कि काली बैसाखी। काली बैसाखी तुम्हारा करेक्ट आंसर है इसका। और जो काली बैसाखी विंड्स होती हैं वो तुम्हारी वेस्ट बंगाल में ब्लो होती हैं और उन्हें हम नॉर्थ वेस्टर्स कहते हैं। नॉर्थ वेस्टर्स क्यों कहते हैं? नॉर्थ वेस्टर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो करती हैं। लू इसका रॉन्ग आंसर है। लू तुम्हारा नॉर्थ इंडिया की साइड, नॉर्दर्न जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे ब्लो होती है। मैंगो शावर इसका रॉन्ग आंसर है। मैंगो शावर जो है वो तुम्हारा केरला की साइड होता है। चेरी ब्लॉसम जो है वो तुम्हारा कर्नाटक में ब्लो होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, काली बैसाखी। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दीज आर हॉट डस्टी एंड ड्राई विंड्स प्रिवेलिंग इन नॉर्थ इंडिया। तो अभी हमने डिस्कस करा कि नॉर्थ इंडिया में कौन सी विंड्स ब्लो होती हैं, तो वो है तुम्हारी लू। ठीक है, लू जो तुम्हारी हॉट डस्टी होती हैं, ड्राई होती हैं और सन स्ट्रोक वगैरह इससे होता है। और ये नॉर्थ इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स की साइड ब्लो होती हैं जो तुम्हारे नॉर्थ की साइड आते हैं। ठीक है, तो ये था तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिट्रीटिंग मानसून कॉजेज विंटर रेन इन। रिट्रीटिंग मानसून कब होता है? जब साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट होता है तब वो रिट्रीटिंग मानसून होता है। ठीक है, तो वो विंटर रेन करता है। और विंटर रेन कहाँ पर करता है? द रिट्रीटिंग मानसून कॉजेज विंटर रेन इन हरियाणा, तमिलनाडु, केरला, पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, रिट्रीटिंग मानसून की वजह से विंटर रेन तमिलनाडु में होती है, तो इसे याद रखना। और ये बाकी जितने ऑप्शन है हरियाणा, केरला, पंजाब, ये इसका रॉन्ग आंसर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। फ्रॉम वेयर डज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ओरिजिनेट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज तुम्हारी कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस पहले क्या होती हैं? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तुम्हारी विंटर रेन करती हैं। कॉज विंटर रेन कहाँ पे करती हैं? जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की साइड ये तुम्हारा विंटर रेन करती हैं। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कॉज विंटर रेन इन पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? तो इंडियन ओशन ये इसका रॉन्ग आंसर है। अरेबियन सी रॉन्ग आंसर है। मेडिटेरेनियन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तुम्हारी मेडिटेरेनियन सी से ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है,
आई होप तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून एक्सटेंड्स फ्रॉम, साउथ वेस्ट मानसून जो सीजन होता है तुम्हारा, साउथ वेस्ट मानसून यानी तुम्हारा रेनी सीजन जो होता है वो एक्सटेंड मतलब उसकी लिमिट पूछी गई है, कब तक से कब होता है, कब तक से कब तक लेकर होता है वो। तो देखो तुम्हें पता है मार्च टू मई तुम्हारा हॉट ड्राई सीजन चलता है, और उसके बाद से हॉट ड्राई सीजन जब तुम्हारा खत्म होता है तब तुम्हारा रेनी सीजन स्टार्ट होता है, और उसे हम साउथ वेस्ट मानसून सीजन कह साउथ वेस्ट मानसून कह लो। तो साउथ वेस्ट मानसून जो तुम्हारा हॉट ड्राई सीजन होता है वो मार्च टू में होता है, और उसके खत्म होते हैं यानी जून से लेके सितंबर तक तुम्हारा साउथ वेस्ट मानसून चलता है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जून टू सितंबर। और जब साउथ वेस्ट मानसून खत्म हो जाता है मतलब रिट्रीट करता है तब रिट्रीटिंग मानसून स्टार्ट होता है, और रिट्रीटिंग मानसून तुम्हारा अक्टूबर टू नवंबर चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा जून टू सितंबर होगा। और ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द sultry ऑप्रेसिव वेदर ड्यूरिंग अक्टूबर इज ड्यू टू, देखो क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर के टाइम पे थोड़ा सा जो ऑप्रेसिव वेदर मतलब ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसा वेदर क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। ऑप्शन ए विड्रॉल ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, ऑप्शन बी कमेंसमेंट ऑफ कोल्ड सीजन, ऑप्शन 3 विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, एंड ऑप्शन डी ड्यू टू थंडरस्टॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर है विड्रॉल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ होता है तो तब ऐसा हमें देखने को मिलता है कि अक्टूबर के टाइम पे ऐसा सल्ट्री एंड ऑप्रेसिव वेदर होता है। ठीक है, और बाकी जितने ऑप्शंस दिए हैं तुम्हारे विड्रॉल ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, कमेंसमेंट ऑफ कोल्ड सीजन, ड्यू टू थंडरस्टॉर्म, ये तुम्हारे रॉन्ग ऑप्शन हैं। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस प्लेस रिसीव्स हेवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, देखो हेवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड से सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पे होती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है, फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा चेरापूंजी, सेकंड ऑप्शन है तुम्हारा मौसिनराम, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा तमिल होना चाहिए, तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा उड़ीसा। तो देखो तमिलनाडु तो नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर है, अब इसके बीच तुम कंफ्यूज हो गए चेरापूंजी होगा या मौसिनराम होगा। तो देखो अगर तुम अपनी बुक की लाइन देखो तो उसमें लिखा है 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चेरापूंजी, और मौसिनराम का स्पेसिफिक नेम दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा क्या होगा, मौसिनराम। मौसिनराम जो कि 16 किलोमीटर वेस्ट है चेरापूंजी के। तो इसका करेक्ट आंसर है मौसिनराम, जहाँ पे हैवीएस्ट रेनफॉल होती है। ठीक है, इन द वर्ल्ड, हैवीएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम वन पार्ट ऑफ इंडिया दैट रिसीव्स रेनफॉल बोथ इन विंटर एंड समर, मतलब इंडिया का कौन सा पार्ट है जहाँ पे रेनफॉल समर्स में भी होती है और विंटर्स में भी होती है, और दोनों सीजन में वहाँ पे रेनफॉल होती है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है इंडिया का। सो योर ऑप्शंस आर मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट, कोरोमांडल कोस्ट एंड तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुम्हारा कोरोमांडल कोस्ट। कोरोमांडल कोस्ट में वो इंडिया में है, कोरोमांडल कोस्ट इंडिया में है, और वहाँ पे समर में भी जो समर में भी तुम्हारी रेनफॉल होती है और विंटर में भी तुम्हारी रेनफॉल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है कोरोमांडल कोस्ट। मालाबार कोस्ट नहीं है, कोंकण कोस्ट नहीं, और तमिलनाडु भी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। राजस्थान एक्सपीरियंसेस डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट वाइल गोवा एक्सपीरियंसेस डैश टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो इसमें तुम्हें बताना है कि यहाँ पे कौन सा टाइप का क्लाइमेट होता है। तो अगर तुम देखो तो राजस्थान जो है वो तुम्हारे कंट्री के इंटीरियर में लगता है, कंट्री के इंटीरियर में लगता है, और मतलब फार फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी, मतलब वहाँ पे सी नहीं होता, तो इसलिए वहाँ पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज नहीं होता, ये सब नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट होता है। मतलब जब गर्मियाँ पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जब ठंड का सीज़न होता है, विंटर्स होते हैं, तब बहुत ज़्यादा ठंड होती पड़ती है। तो जो राजस्थान में वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम टाइप का क्लाइमेट होता है, एक्सट्रीम। ठीक है, क्योंकि वो कंट्री के इंटीरियर में लगता है। और जो गोवा है, गोवा तो सी के पास लगता है, तो इसलिए वहाँ पे सी ब्रीज और लैंड ब्रीज होता है। तो इसकी वजह से गोवा में कैसा क्लाइमेट होता है, इक्वेबल क्लाइमेट होता है। ठीक है, इक्वेबल क्लाइमेट। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। देखो ऑप्शन हमारे इक्वेबल एंड एक्सट्रीम, तो ये देखो उल्टा हो गया, तो ये तो रॉन्ग है तुम्हारा। नेक्स्ट जो है तुम्हारा कॉन्टिनेंटल एंड मैरीटाइम। तो अगर तुमने अपनी बुक में पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कॉन्टिनेंटल और एक्सट्रीम दोनों एक ही है। अब चाहे तुम एक्सट्रीम बोलो या कॉन्टिनेंटल बोलो, बात एक ही है। ठीक है, बात सेम है। तो ये भी सही है। और मैरीटाइम
इक्वेबल बोलो या मैरिटाइम बोलो, वो बात भी सेम है। तो इस ये ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। लेकिन अपना थर्ड ऑप्शन भी पहले देख लेते हैं, रुको एक मिनट। हाँ, थर्ड ऑप्शन हमारा है एक्सट्रीम एंड इक्वेबल। अब ये ऑप्शन भी सही है तुम्हारा, चाहे हम एक्सट्रीम बोलो या कॉन्टिनेंटल बोलो, इक्वेबल बोलो या मैरिटाइम बोलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है बोथ बी एंड सी। ठीक है, बोथ बी एंड सी। देखो, चाहे कौन तुम कॉन्टिनेंटल बोलो या एक्सट्रीम बोलो या मैरिटाइम बोलो या इक्वेबल बोलो, ठीक है, इक्वेबल को ही मैरिटाइम बोलते हैं और एक्सट्रीम को ही कॉन्टिनेंटल बोलते हैं। दोनों का मीन्स जो मीन्स है वो सेम है। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Monsoon are dash winds in which there is a complete reversal of wind direction every dash months। तो ये तुम्हारी डेफिनेशन है, मॉनसून विंड्स की तुम्हारी डेफिनेशन है। और मॉनसून विंड्स कैसी होती हैं? मॉनसून विंड्स आर पीरियोडिक विंड्स, पीरियोडिक या सीजनल विंड्स। ठीक है, पीरियोडिक या सीजनल, या फिर सीजनल विंड्स होती हैं इन विच देयर इज अ कंप्लीट। और मॉनसून विंड्स जब होती हैं तो उसमें क्या होता है, एवरी 6 मंथ्स, मतलब हर 6 मंथ्स के बाद वहाँ पर पूरा जो विंड की डायरेक्शन होती है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाती है। ठीक है, डायरेक्शन पूरा चेंज हो जाता है। और मॉनसून तुम्हारी पीरियोडिक विंड्स होती है, पीरियोडिक विंड्स या सीजनल विंड्स। तो अब उसने ऑप्शन देख लेते हैं अपने, ड्राई और 6, ये तो नहीं है, तुम्हारा ऑप्शन रॉन्ग है। पीरियोडिक विंड्स तो होती हैं लेकिन 12 मंथ्स में विंड का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, 6 मंथ्स में होता है। तो ये ऑप्शन तुम्हारा रॉन्ग है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सीजनल एंड 6। हाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट है, ये तुम्हारा एमसीक्यू का जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। क्योंकि देखो, सीजनल विंड्स होती है मॉनसून, और एवरी 6 मंथ्स बाद क्या होता है, विंड का डायरेक्शन जो होता है वो कम्प्लीटली रिवर्स हो जाता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है, ऑप्शन सी, वो तुम्हारा करेक्ट है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश एंड डैश आर फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच, देखो अगर अरेबियन सी ब्रांच होता तो यहाँ पे क्या होता, अरेबियन सी ब्रांच का भी हम देख के आए, वो है केरला। अगर फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन सी ब्रांच होता तो तुम्हारा होता केरला। अब अरेबियन सी ब्रांच ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है डैश एंड डैश आर फर्स्ट टू रिसीव रेनफॉल फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच। बे ऑफ बंगाल ब्रांच से सबसे पहले किसको रेनफॉल मिलती है? तो अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। आसाम एंड चेन्नई, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड श्रीलंका, कन्याकुमारी एंड मालाबार कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड कोरोमांडल कोस्ट। तो तुम्हारी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है कि आसाम एंड चेन्नई, ये नहीं है इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड श्रीलंका। तो ये जो दो जगहें हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड श्रीलंका, इन्हें सबसे पहले रेनफॉल मिलती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से। ठीक है, तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए इसको याद रखना। असम, चेन्नई, और ये नहीं है इसका, इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड श्रीलंका। ठीक है, सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश ओरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन सी। और इस शायद से हम लोग अभी इसका एमसीक्यू को देख के भी आए हैं। तो डैश ओरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन सी, तो मेडिटेरेनियन सी में इसमें से कौन सी विंड्स ओरिजिनेट होती हैं? देखो, नॉर्थ वेस्टर्स क्या थी तुम्हारी, नॉर्थ वेस्टर्स तुम्हारी हमने कहीं पढ़ा था अभी, क्या था, काली बैसाखी को हम नॉर्थ वेस्टर्स कहते हैं। और हमने भी देखा था मेडिटेरेनियन सी में कौन सी विंड्स ओरिजिनेट होती हैं, वेस्टर्न डिप्रेशंस, वेस्टर्न डिप्रेशंस। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या है, अरे वेस्टर्न डिप्रेशंस लिख दिया, वेस्टर्न डिप्रेशंस नहीं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। डिप्रेशंस क्या होता है? ठीक है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस कहाँ पे और कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मेडिटेरेनियन सी से। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का ही दूसरा नाम है टेम्परेट साइक्लोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, टेम्परेट साइक्लोन्स। चाहे तुम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलो या टेम्परेट साइक्लोन्स बोलो। और ये तुम्हारा क्वेश्चन, जैसे इसमें लिखा ओरिजिनेट इन मेडिटेरेनियन सी, ये क्वेश्चन तुम्हारा ऑपोजिट भी आ सकता है कि टेम्परेट साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन, तो उसमें एमसीक्यू में जो ऑप्शन होगा वो मेडिटेरेनियन सी होगा। तो इसलिए इसको याद रखना, ये आ सकता है किसी भी फॉर्म में। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, और भी इम्पॉर्टेंट है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेम ऑल द सीजन्स ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद दियर ड्यूरेशन। तो हमें पता है कि इंडिया में कितने सीजन्स होते हैं, 4 सीजन्स होते हैं, और उनका ड्यूरेशन भी हमें लिखना है। तो चलो लिखते हैं इसे। फर्स्ट सीज़न जो पहले कौन सा है, हॉट ड्राई सीज़न, ठीक है, हॉट ड्राई सीज़न, हॉट ड्राई सीज़न। और ये कब तक, मतलब इसका कब से एक्सटेंड होता है वो, तो उसका आंसर है मार्च टू मई। मार्च से लेके मई तक तुम्हारा हॉट ड्राई सीज़न चलता है, मार्च टू मई। फिर इसके बाद जब हॉट ड्राई सीज़न ख़त्म हो जाता है तब तुम्हारा रेनी सीज़न आता है। रेनी सीज़न को हम क्या कहते हैं, द सीज़न ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, द सीज़न ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। और ये कब से कब तक होता है, ये मार्च टू मई तक होता है। इसके बाद ये जून टू सितंबर होता है तुम्हारा, जून टू सितंबर, ठीक है। अब जब ये इसके बाद कौन सा सीज़न आता है, इसके बाद सीज़न आता था सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। जब ये रिट्रीट करता है, मतलब जब विंड डायरेक्शन का रिवर्सल होता है, तब द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट को मैं SW लिखे दे रही हूँ, साउथ वेस्ट मानसून। और ये कब से कब तक होता है, ये जून टू सितंबर होता है। इसके बाद ये अक्टूबर टू नवंबर, अक्टूबर टू नवंबर तुम्हारा सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून होता है, अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारा जो लास्ट सीज़न होता है, जब तुम्हारा विंटर्स आ जाते हैं, तब वो तुम्हारा सीज़न कौन सा होता है, द सीज़न ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, द सीज़न ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है। और ये कब से कब तक होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा अक्टूबर टू नवंबर। सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून कब से होता है, अक्टूबर टू नवंबर चलता है। उसके बाद नवंबर जब खत्म हो जाता है, तब ये दिसंबर टू फरवरी तुम्हारा चलता है, दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर टू फरवरी तुम्हारा विंटर सीजन होता है। एंड देन फिर ये फरवरी जब खत्म हो जाता है, तो ये मार्च से तुम्हारा फिर हॉट ड्राई सीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, हमने सारे सीजन्स बता दिए और अलॉन्ग विद ये ड्यूरेशन में बता दिए। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये तुम्हारा गिव रीज़न है, और तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे गिव रीजन्स होते हैं। तो गिव रीज़न तुम्हें बहुत अच्छे से करने, और ये जो मैं अभी तुम्हें बता रही हूँ ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं क्या गिव रीज़न क्या है। पंजाब हैज़ 3 सोर्सेज ऑफ रेनफॉल, गिव रीज़न। तो पंजाब के 3 सोर्सेज कौन से हैं रेनफॉल के। पहला उसका सोर्स है साउथ वेस्ट मानसून ऑफ अरेबियन सी ब्रांच, इससे उसकी रेनफॉल मिलती है, साउथ वेस्ट मानसून ऑफ अरेबियन सी ब्रांच। नेक्स्ट उससे रेनफॉल कहाँ से मिलती है, साउथ वेस्ट मानसून ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच, इसको दोनों ब्रांच से रेनफॉल मिलती है। और इसे थर्ड इसका सोर्स क्या है रेनफॉल का, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। और थर्ड इसे किससे रेनफॉल मिलती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से, ठीक है। तो इसे लिख लेते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहो या वेस्टर्ली डिप्रेशन कहो, ठीक है। वेस्टर्न डिप्रेशन नहीं होगा, वेस्टर्ली डिप्रेशन होगा, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो चलो अपनी लिख लेते हैं इसको, गिव रीजन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखो, व्हेन साउथ वेस्ट मानसून, ये मैं साउथ वेस्ट को SW लिख रही हूँ, व्हेन साउथ वेस्ट मानसून when southwest monsoon winds enter, एक मिनट रुको, enter India, Punjab gets rainfall from the Arabian Sea branch, Arabian Sea branch। तो ये इसका फर्स्ट सोर्स हो गया,
ठीक है, इसको फर्स्ट पॉइंट डाल के लिख लेना, ठीक है। अब ये तुम्हारा सेकेंड पॉइंट, सेकेंड सोर्स क्या है इसका रेनफॉल का, अनदर रेनफॉल अनदर रेनफॉल अनदर रेनफॉल it gets from it gets from it gets from Bay of Bengal branch of southwest monsoon। फिर थर्ड सोर्स क्या है रेनफॉल का, वेस्ट पंजाब ऑल्सो रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ठीक है। पंजाब ऑल्सो receives rainfall during winter due to western disturbances और वेस्टर्ली डिप्रेशंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये दीज आर द थ्री सोर्सेज ऑफ रेनफॉल ऑफ पंजाब। तो ये रीज़न है, तुम्हें ऐसे करके लिख देना कि थ्री सोर्सेज ऑफ रेनफॉल आर एज फॉलोज, और ऐसे करके इसके थ्री सोर्सेज जो है रेनफॉल के लिख देना। तो ये तुम्हारा था गिव रीज़न का आंसर, ठीक है। पंजाब के ये थ्री सोर्सेज है रेनफॉल के। अब अपना नेक्स्ट गिव रीज़न देखते हैं। नहीं, गिव रीज़न ही MCQ है। ड्यूरिंग विच पार्ट ऑफ द ईयर इज द मैक्सिमम रेन एक्सपीरियंस्ड इन इंडिया। सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया में किस ईयर के मतलब कौन से ईयर में, मतलब कौन से मंथ्स में होती है, ठीक है। कौन से पार्ट में होती है, ईयर के कौन से पार्ट में होती है, ईयर के कौन से मंथ्स में होती है मैक्सिमम रेनफॉल इंडिया में, ठीक है। तो मार्च टू में देखो हॉट ड्राई सीजन होता है तो उस समय नहीं होती है। जून टू सितंबर में साउथ वेस्ट मानसून की वजह से सबसे ज़्यादा इंडिया में रेनफॉल, मैक्सिमम रेनफॉल उसी टाइम पे होती है, ठीक है। अक्टूबर टू नवंबर मतलब रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून उसमें नहीं होती है। दिसंबर टू फरवरी विंटर सीजन में भी इतनी नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल हमें कब इंडिया को कब मिलती है, जून टू सितंबर, ठीक है, जिससे द सीजन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून में सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया को मिलती है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। देखो इसमें अंडरलाइन है, मतलब इसको ध्यान से देखना तुम, ठीक है। व्हाट इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पे चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है। ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब इंडिया का क्लाइमेट ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसका जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है। देखो ये दीज आर योर ऑप्शंस। टू ड्राई सीजन समर एंड विंटर विद लो रेनफॉल। ऑप्शन बी इराटिक एंड इरेगुलर रेनफॉल। सी ऑल्टरेशन ऑफ सीजन्स। डी हैवी रेन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो टू ड्राई सीजन्स विद लो रेनफॉल, हाँ तो ये तो सही है, ये मतलब सही नहीं है, मतलब हाँ ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इराटिक एंड इरेगुलर रेनफॉल, हाँ ये भी एक फीचर है। फिर अगर तुम डी पॉइंट देखो, हैवी रेन्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, हाँ ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बट जो उसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो है ऑल्टरेशन ऑफ सीजन्स। ये तुम्हारी बुक में लाइन भी लिखी हुई है, ठीक है। इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैरेक्टरिस्टिक्स ये सारे हैं, लेकिन जो मेन तुम्हारा जो चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है ऑल्टरेशन ऑफ सीजन्स, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द विंड्स दैट ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू चेरापूंजी। चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन सी विंड्स की वजह से होती है, ठीक है। कौन सी विंड्स की वजह से चेरापूंजी में हैवी रेनफॉल होती है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन है, साउथ वेस्ट मानसून ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ऑप्शन बी साउथ वेस्ट मानसून ऑफ अरेबियन सी ब्रांच। ऑप्शन सी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ऑप्शन डी वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो देखो चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा मतलब जो हैवी रेनफॉल कौन सी इवेंट्स की वजह से होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तुम्हारा ऑप्शन ए, साउथ वेस्ट मानसून से होता है, लेकिन उसकी कौन सी ब्रांच से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, ठीक है। इसमें अरेबियन सी ब्रांच से सबसे ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं मिलती है। मेन जो होता है हैवी रेनफॉल जो चेरापूंजी में होती है वो बे ऑफ बंगाल ब्रांच से होती है, कि साउथ वेस्ट मानसून ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच से
इन विंड्स की वजह से चेरापूंजी में हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन ड्यूरिंग समर सीजन अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देखो वर्ड्स को देखो, अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल पार्ट पे नहीं, अबाउट मतलब सेंट्रल पार्ट के अराउंड क्या एटमॉस्फेरिक, क्या प्रेशर कंडीशंस उस टाइम होती हैं समर के टाइम पे, समर सीजन में कौन सी प्रेशर कंडीशंस होती हैं अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी उसके अराउंड, सेंट्रल पार्ट के अराउंड क्या प्रेशर कंडीशंस रहती हैं। लो प्रेशर रहता है, हाई प्रेशर रहता है, समटाइम्स हाई एंड समटाइम्स लो, नन ऑफ दीज। तो देखो ये तो ऑटोमेटिकली रॉन्ग है, नन ऑफ दीज भी इसका नहीं होगा। ये देखो, जब समर सीजन होता है, समर सीजन के टाइम पे होता क्या है, समर सॉल्स्टिस के टाइम पर जो सन होता है वो डायरेक्टली तुम्हारा शाइन करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। ठीक है, जिसकी वजह से प्रेशर कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं। और जब मेन पार्ट होता है, नहीं सेंट्रल पार्ट होता है इंडिया का, वहाँ पे लो प्रेशर कंडीशंस बन जाती हैं। और जो सेंट्रल पार्ट के अराउंड यानी जो सी वगैरह होता है, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यहाँ बे ऑफ बंगाल, सर बे ऑफ बंगाल कह रही है वो, हाँ बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, तो वहाँ पे क्या से बन जाती हैं, हाई प्रेशर कंडीशंस बन जाती हैं। इंडियन ओशन यहाँ पे क्या बन जाती हैं, हाई प्रेशर कंडीशंस। यानी अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया कैसी कंडीशंस बन रही है, प्रेशर कंडीशंस कैसी बन रही है, हाई प्रेशर। अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता ड्यूरिंग समर सीजन एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, अबाउट ना लिखा होता अगर, मतलब ये समझो, यहाँ पे अगर ओवर लिखा होता, ओवर द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तब यहाँ पे लो प्रेशर होता क्योंकि सेंट्रल पार्ट पे लो प्रेशर कंडीशंस बनती हैं। लेकिन अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया लिखा यानी कि उसके अराउंड, तो वो है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर कंडीशंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, हाई प्रेशर। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई देयर आर ग्रेट वेरिएशंस ऑन इन इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें इतनी वेरिएशंस क्यों है, इतने सीजन क्यों, मतलब 4 सीजन्स क्यों होते हैं, इतनी वेरिएशन क्यों है क्लाइमेट में। तो इसका आंसर ये है, चलो लिखते हैं इसका आंसर। देयर आर ग्रेट वेरिएशंस इन इंडियाज क्लाइमेट बिकॉज, ऐसे आंसर करके तुम लिख लेना, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, क्यों फर्स्ट पॉइंट क्या है, बिकॉज ऑफ इंडियाज फास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, और सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, वास्ट लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से, और सेकेंड है इंडिया में के डिफरेंट टोपोग्राफिकल फीचर्स की वजह से, डिफरेंट टोपोग्राफिकल फीचर्स, तो इसी वजह से इंडिया के क्लाइमेट में इतना वेरिएशन है, इतने अलग अलग टाइप के सीजन्स होते हैं। ठीक है, आप अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गिव रीजन, मुंबई इज वार्मर दैन दिल्ली इन विंटर्स, गिव रीजन। तो इसका रीज़न क्या है, देखो अगर तुम इंडिया का मैप देखो, देखो इंडिया का मैप कुछ इस टाइप का है, देखो मैं ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है। देखो अगर ये इंडिया का मैप तुमने लिया तो जो तुम्हारा मुंबई है वो नीचे इधर साइड आता है कहीं, ठीक है, और यह ऊपर दिल्ली कहीं यहाँ पे आएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे सब सी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी, और यहाँ तुम्हारा बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो जो मुंबई है वो मुंबई तुम्हारा सी के पास आ रहा है, सी के पास आ रहा है, और जो दिल्ली है वो कंट्री के इंटीरियर में लग रहा है। देखो कंट्री के इंटीरियर में है ना, तो कंट्री के इंटीरियर में होने की वजह से यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट होता है। ठीक है, कैसा कॉन्टिनेंटल टाइप का, मतलब समर्स में यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और विंटर्स के टाइम पे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो इसलिए, लेकिन मुंबई क्योंकि सी के पास आ रहा है इसीलिए वहाँ सी ब्रीज लैंड ब्रीज होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे एक ही टाइप का क्लाइमेट 12 मंथ्स, मतलब पूरे साल भर एक ही टाइप का क्लाइमेट चलता रहता है, इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। ठीक है, वहाँ ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा गर्म नहीं पड़ती, जहाँ ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, मतलब एक इक्वेबल टाइप का क्लाइमेट बना रहता है। तो यही रीज़न है इसका कि मुंबई इज़ वार्मर दैन दिल्ली इन विंटर्स, क्योंकि दिल्ली में विंटर्स के टाइम पे तो बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, लेकिन मुंबई में इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट पूरा 12 मंथ्स बना रहता है, इसी चक्कर में मुंबई इज़ वार्मर दैन दिल्ली इन विंटर्स। तो अब इसे लिख लेते हैं, इसे अरेज कर देते हैं। हाँ,
तो इसका आंसर लिखते हैं, मुंबई इज situated Mumbai is situated in the coastal area so it receives moderate climate. Moderate है equable climate. Moderate climate. But Delhi is an interior. Interior part of the country and has continental type of climate. Continental या extreme type of climate. तो ये था इसका आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अब ये भी गिव रीजन है। कोची रिसीव्स मोर रेन दैन चेन्नई ऑल्दो चेन्नई हैज मोर रेनी मंथ्स, गिव रीजन। तो कोची में कौन सी विंड्स की वजह से रेनफॉल होती है? तो उसका आंसर है साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ऑफ अरेबियन सी ब्रांच। और चेन्नई को कौन सी विंड्स की वजह से रेनफॉल मिलती है? तो वो है रिट्रीटिंग मानसून। तो यही रीज़न है इसका कि साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो होती हैं अरेबियन सी ब्रांच की, वो ज़्यादा पावरफुल होती हैं रिट्रीटिंग मानसून की वजह से। इसीलिए भले ही चेन्नई में ज़्यादा रेनी मंथ्स होते हैं, लेकिन कोची में ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि जिस विंड से उसको रेनफॉल मिलती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। ठीक है, तो इसको आंसर लिख लेते हैं अपना। कोची receive rainfall from southwest monsoon winds of Arabian Sea branch which is stronger than retreating monsoon by which Chennai receives rain. ठीक है, तो ये था इस गिव रीजन का आंसर। आई होप तुम्हें समझ में होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी गिव रीजन है। मुंबई गेट्स मोर रेनफॉल दैन पुणे, गिव रीजन। इस गिव रीजन को पहले समझने से पहले तुम्हें विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड पता होना चाहिए। तो इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे सपोज करो ये तुम्हारा माउंटेन है, ठीक है, ये तुम्हारा माउंटेन है और जो विंड्स हैं वो यहाँ आ रही हैं। ठीक है, विंड्स हमारी ऐसे इस डायरेक्शन में आ रही हैं। ठीक है, विंड्स में क्या होता है, विंड्स मॉइस्चर लेकर आती हैं, चाहे वो कहीं से भी आएँ। जैसे अगर वो अरेबियन सी से आ रही हैं तो वो मॉइस्चर लेकर आएंगी। ठीक है, विंड्स मॉइस्चर लेकर आएंगे। और सपोज़ करो वो इस माउंटेन से यहाँ पे आई और यहाँ पे उसने आके अपना टकरा के सारा अपना मॉइस्चर यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक है, तो जितना इधर वाला एरिया होगा, जितना इधर वाला एरिया होगा, यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे अच्छी रेनफॉल होगी। ठीक है, यहाँ बढ़िया रेनफॉल होगी। लेकिन जो माउंटेन की इधर साइड वाली जितना ये वाला एरिया है, जितना ये एरिया है, यहाँ पे रेनफॉल होएगी नहीं, या होगी तो बहुत कम होगी। तो इसीलिए यही रीज़न इसका भी है कि मुंबई में रेनफॉल इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वो विंडवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स के, और पुणे जो है वो लीवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट्स के, इसीलिए वहाँ पे कम रेनफॉल होती है। तो ये तुम्हारा कौन सा साइड होगा, ये तुम्हारा विंडवर्ड साइड है और ये तुम्हारा लीवर्ड साइड है।
ठीक है, ये तुम्हारा विंडवर्ड साइड है और ये तुम्हारा लीवर्ड साइड है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर कम होती है या नहीं होती है। तो चलो उसको लिख लेते हैं, गिव रीजन से अपना आंसर इसका लिख लेते हैं, इसको एरेज कर लेते हैं। हाँ, तो आंसर क्या है इसका, दिस इज बिकॉज मुंबई इज situated on the windward side of Western Ghats, whereas Pune is situated on the leeward side of Western Ghat. Leeward side of Western Ghats। ठीक है, तो ये था इस गिव रीजन का आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आएगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन पुडुचेरी। तो इस गिव रीजन का आंसर तुम्हारी बुक में लिखा था, तो इसलिए मैं देखो वही वाला ले आई हूँ मैं, तो इसको तुम पढ़ लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। गोवा रिसीव्स मोर रेनफॉल दैन पुडुचेरी, तो इसका रीज़न क्या है, तो आंसर क्या है, गोवा रिसीव्स हेवियर रेनफॉल दैन पुडुचेरी बिकॉज इट इज सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड सो इट रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ वेस्ट मानसून, वेयर इज पुडुचेरी ऑन द ईस्टर्न कोस्ट रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल बाय साउथ वेस्ट मानसून। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती है वो कहाँ से आती है, वो वेस्टर्न कोस्ट ही तो इंडिया में एंटर करती हैं, और जो गोवा है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है। अब जो गोवा है वो वेस्टर्न कोस्ट पे है, इसीलिए गोवा को रेनफॉल किससे मिलती है, साउथ वेस्ट मानसून से मिल जाती है। लेकिन जो पुडुचेरी है वो ईस्टर्न कोस्ट पर आता है, और ईस्टर्न कोस्ट पर आने की वजह से उसको साउथ वेस्ट मानसून से ज़्यादा रेनफॉल नहीं मिल पाती है। इट मोस्टली रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून, बट जब साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट करता है, यानी कि रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून जब स्टार्ट होता है, तब उससे रेनफॉल मिलती है पुडुचेरी को। ठीक है, ये था सीधा सीधा गिव रीजन का आंसर तुम्हारा, और आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टडी द क्लाइमेटिक डेटा एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो देखो क्लाइमेटिक डेटा कैसे फाइंड करते हैं, अगर तुम्हें ये नहीं आता है तो मैंने इसकी ऑलरेडी अपनी वीडियो डाल रखी है, तो तुम उसे देख लेना, मैंने वहाँ पे अच्छे से समझा दिया तुम्हें कि क्लाइमेटिक डेटा, इसमें जो क्लाइमेटिक टेबल बनता है, इससे क्वेश्चंस जो होते हैं वो कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो ये क्वेश्चंस हमारे अलग ही अलग आएंगे बोर्ड्स में। ठीक है, बोर्ड्स में या कहीं भी तुम्हारे स्कूल में टीचर्स भी जो बनाएंगे वो अलग आएंगे, सेम नहीं आएंगे, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिस करते हैं इसकी। ठीक है, कैसे करे जाते हैं। अगर तुम्हें एक बार मेथड आ गया तो हाँ, तुम्हें कोई सा भी क्लाइमेटिक टेबल हो तुम उसे आराम से कर लोगे। तो देखते हैं अपना, ये देखो ये क्लाइमेटिक टेबल तुम्हारा दिया है, जैन फेब मार्च से। देखो इसमें टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल इन सेंटीमीटर, ये तुम्हारा क्लाइमेटिक टेबल बना है। और क्वेश्चन तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो चलो इसके क्वेश्चन देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ स्टेशन एक्स। तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, चलो इससे पहले को करते हैं आंसर 1। देखो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर तुम्हारा क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। इस क्लाइमेटिक टेबल में से तुम्हें सबसे पहले हाईएस्ट टेम्परेचर देखना है, एंड देन उसमें से तुम्हें लोएस्ट टेम्परेचर को माइनस कर देना है, तो तुम्हारा एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है। हाईएस्ट टेम्परेचर अगर देखो 21, 21.9, 24.3, 27.2, 28.0, 26.4, 26.1, अगर इन सब में तुम देखो तो तुम्हें सबसे ज़्यादा किसका लगेगा, मई में। देखो मई में सबसे ज़्यादा तुम्हारा टेम्परेचर कितना है, 28.0, और सबसे कम टेम्परेचर कितना है, देखो सबसे कम टेम्परेचर तुम्हारा है, देखो दिसंबर में तो 21.2 है, और जनवरी में तुम्हारा 21.0 है, तो वो सबसे ज़्यादा कम टेम्परेचर 21.0 यानी जनवरी में है तुम्हारा। तो 28 माइनस 21, हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 28 माइनस 21, 7 डिग्री सेल्सियस। देखो इसका आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 7 डिग्री सेल्सियस। देखो अगर तुमने यहाँ डिग्री सेल्सियस नहीं लगाया है तो तुम्हारे मार्क्स
तुम्हें नहीं मिलेंगे, इसलिए इसमें यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम रेनफॉल लिख रहे हो तो तुम्हें सेंटीमीटर लगाना इंपॉर्टेंट है, और अगर तुम टेम्परेचर लिख रहे हो तो उसमें तुम्हारा डिग्री सेल्सियस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेम द विंड दैट ब्रिंग्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल टू द स्टेशन। जब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो हम क्या देखते हैं, तब हम टेम्परेचर नहीं देखते, तब हम रेनफॉल देखते हैं। ठीक है, याद रखना, जब हमें विंड्स पूछी जाती हैं तब हम रेनफॉल देखते हैं। तो अब देखो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन से मंथ्स में मिली है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल इस स्टेशन को सबसे ज़्यादा कौन से मंथ्स में मिली है? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। देखो सबसे ज़्यादा किस में रेनफॉल मिली है? तो अगर तुम इसे नोटिस करो तो अक्टूबर और नवंबर में देखो सबसे ज़्यादा रेनफॉल मिल रही है। 31.6 अक्टूबर में एंड 34.5 सेंटीमीटर नवंबर में। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल इस टाइम पे मिल रही है। और हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है कि अक्टूबर नवंबर में रेनफॉल जो होती है वो कौन सी विंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसके लिए। अक्टूबर नवंबर में जो तुम्हारी रेनफॉल होती है वो कौन सी विंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उसके लिए? अक्टूबर नवंबर में, यानी द रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट, रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स की वजह से या स्टेशन एक्स में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा क्या है? ऑन विच कोस्ट ऑफ इंडिया स्टेशन एक्स लोकेटेड। मतलब इंडिया के कौन से कोस्ट पर ये स्टेशन एक्स आ रहा है? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? इसके लिए हम भी रेनफॉल ही देखेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से विंड से इसको रेनफॉल मिल रही है। द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून। और रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून कौन से कोस्ट से होकर जाती है? जो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून है वो तुम्हारी ईस्ट कोस्ट से होकर जाती है। ठीक है, वो विंड्स तुम्हारी ईस्ट कोस्ट से होते हुए जाती हैं इंडिया के। तो इसका करेक्ट आंसर है तुम्हारा ईस्ट कोस्ट। ठीक है, और अगर तुम्हें क्लाइमेटिक टेबल समझना है तो तुम मेरा वाला वीडियो देख लेना, क्लाइमेटिक टेबल वाला, उसमें तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे क्लाइमेटिक टेबल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका थर्ड का आंसर क्या था? ईस्ट कोस्ट। ठीक है, ईस्ट कोस्ट से ये जा रही हैं। अब देखते हैं अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है। इसमें भी तुम्हें क्लाइमेटिक टेबल है तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्लाइमेट डेटा तुम्हें इतना दिया है, प्रोवाइडेड बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो, ये तुम्हारा क्लाइमेटिक टेबल है जिसमें तुम्हारा जनवरी, फरवरी सब देखो टेम्परेचर दिए, और रेनफॉल देखो ये सब रेनफॉल दिए हैं, जिसमें तुम्हारी मार्च, अप्रैल एंड मई में बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुई है। ठीक है, ये देखो डैश बना है, इसमें मतलब बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हुई है इसमें। और ये तुम्हारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं इन्हें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है? कैलकुलेट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी क्या बताया था? हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोवेस्ट टेम्परेचर। तो अब इस क्लाइमेटिक टेबल में तुम पहले हाईएस्ट टेम्परेचर देखो और देन उसमें से लोवेस्ट टेम्परेचर माइनस कर दो। हाईएस्ट टेम्परेचर में से देखो कौन सा है। हाईएस्ट टेम्परेचर मई, जून, जुलाई। देखो जुलाई में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है 30.4। और सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर किस में? लोवेस्ट टेम्परेचर देखो सबसे ज़्यादा है तुम्हारा जैन में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर है, यानी जनवरी में सबसे ज़्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर 23.6। तो 30.4 माइनस 23.6, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा होगा 6.8। ये तुम्हारा होगा 6.8। ठीक है, और यहाँ पे देखो डिग्री सेल्सियस का, ये डिग्री सेल्सियस अगर तुमने नहीं लगा तो तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे, तो इसे ज़रूर से ज़रूर लगाना, भूल मत जाना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द एनुअल रेनफॉल। एनुअल रेनफॉल क्या होती है कि मतलब साल भर कितनी बारिश हुई। तो उसमें तुम क्या करोगे, सारी रेनफॉल जितनी भी तुम्हें दी है उसमें सारी उठा के तुम ऐड कर देना, तो तुम्हारा एनुअल रेनफॉल निकल आएगी। तो चलो उसको करके देखते हैं क्या है तुम्हारी रेनफॉल। 16.5, 14.3, 2.3, 6.5, 2.3, 6.5, और क्या है 2.4, 3.3, 2.4, 3.3, और क्या है 0.1, 16.2, 19.2, 0.1, 16.2, 19.2। तो इसको एक बार ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा
8, 11, 16, 20, 24, 28। तो ये तुम्हारा होगा 8, 10, 15, 18, 21, 40 और ये तुम्हारा हो जाएगा 80.8। ठीक है, 80.8। तो एनुअल रेनफॉल तुम्हारी कितनी निकल के आती है? 80.8 सेंटीमीटर्स। तो ये सेंटीमीटर लगाना मत भूल जाना, और सेंटीमीटर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट नहीं लिखी अगर तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या? ऑन विच कोस्ट इज द स्टेशन एक्स लोकेटेड? स्टेशन एक्स ये जो तुम्हें दिया है ये कौन से कोस्ट पर है? ईस्ट कोस्ट पे या वेस्ट कोस्ट पे? तो इसके लिए तुम्हें क्या देखनी पड़ेगी? रेनफॉल देखनी पड़ेगी। तो रेनफॉल देखते हैं। सबसे ज़्यादा रेनफॉल देखो इसे कब मिली है? सबसे ज़्यादा रेनफॉल इसे मिली है नवंबर और दिसंबर के मंथ्स में। नवंबर एंड दिसंबर के मंथ्स में यहाँ पे इस टाइम पर सबसे ज़्यादा नवंबर दिसंबर में रेनफॉल कराने के लिए तुम्हारी कौन सी विंड्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं? नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स की वजह से ही नवंबर और दिसंबर का जो मंथ होते हैं उसमें रेनफॉल होती है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड जो होती हैं वो तुम्हारी कौन से कोस्ट से होते के बहती हैं? तो वो है उसका आंसर तुम्हारा ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट से होते हुए तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स बहती हैं। ठीक है, ब्लो करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुम्हारा ईस्ट कोस्ट। ईस्ट कोस्ट। तो आई होप तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे, और ऐसे ही तुम्हारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में कहो, या तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स भी तुम्हारे बोर्ड्स के फॉर्मेट पर ही पेपर बनाते हैं। तुम्हारे जो प्रीलिम्स होते हैं उनमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप ये सब तुम्हें समझ में आए होंगे, और ये थे तुम्हारे क्लाइमेट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हें आने ही चाहिए। आई होप तुम्हें समझ में आए होंगे, और अगर कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर तुम्हें ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू।